दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां अंधेरा घना है, ना कोई चिराग है और ना ही किसी इंसान का साया। आप तन्हा हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक आप एक पुराने और वीरान गोदाम नुमा इलाके में खुद को पाते हैं, जहां आप जानते हैं कि किसी जिंदा हस्ती का मौजूद होना नामुमकिन है। और ठीक उसी वक्त आपको किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या आप सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या इंसानी रहमदिली आपको मजबूर करेगी कि आप उसके पास जाएं? यकीनन हर कोई नेकी का रास्ता चुनेगा और उस आवाज का पीछा करेगा। लेकिन जब आप उस आवाज के मंबा तक पहुंचते हैं तो वहां आपकी तवक्को के बरक्स कुछ भी नहीं होता, सिवाय एक चीज के। आपके इर्द गिर्द हर तरफ इंसानी हड्डियां और कंकाल बिखरे पड़े हैं। हर कोना हड्डियों से भरा है, चाहे वो ज़ईफ उम्र के आदमी का ढांचा हो, किसी जवान का हो या फिर उसी मासूम बच्चे के जिसके रोने की आवाज ने आपको यहां खींच लाया था। और ये महज एक बेनाम खंडर है। मेरे पास ऐसी ही एक खौफ और हकीकत से लबालब कहानी है, जो हैदराबाद के एक बहुत ही पुराने भूतिया और मतरूक कॉलेज से जुड़ी है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां अंधेरा घना है, ना कोई चिराग है और ना ही किसी इंसान का साया। आप तन्हा हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक आप एक पुराने और वीरान गोदाम नुमा इलाके में खुद को पाते हैं, जहां आप जानते हैं कि किसी जिंदा हस्ती का मौजूद होना नामुमकिन है। और ठीक उसी वक्त आपको किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या आप सुनकर आगे बढ़? ये वाकया 2006 का है, जब अविनाश नाम का एक नौउम्र तालिब इल्म हैदराबाद में ज़ेरे तालीम था। वो रोजाना अपने दोस्त गोविंद के साथ कॉलेज आया जाया करता था। उनके कॉलेज के रास्ते में एक मोड़ ऐसा था जो एक वीरान और खौफनाक जगह की तरफ जाता था। अविनाश की तजस्सुस भरी निगाहें अक्सर इस जगह को देखती थीं। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ कोई नकलो हरकत नहीं होती, कोई आसपास नहीं रहता और ना ही कोई गलती से इस सड़क का रुख करता है। वो बेचैनी से इस गैर आबाद इलाके का राज जानना चाहता था। एक शाम कॉलेज से वापसी पर उसने फिर से इस खंडर को देखा। उसने गोविंद से सवाल किया, गोविंद, क्या तुम इस मतरूक जगह के बारे में कुछ जानते हो? गोविंद ने जवाब दिया, मुझे ज्यादा तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन लोग कहते हैं कि ये किसी जमाने में आला दर्जे का कॉलेज था जहां बहुत से तालिब इल्म पढ़ने आते थे। लेकिन जब इस कॉलेज के अंदर कुछ गैर कानूनी इल्लीगल काम होने लगे तो ये बंद कर दिया गया। उसके बाद हालात ऐसे बदले कि लोगों ने यहाँ आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। यहाँ तक कि ना कोई इंसान यहाँ से गुजरता है और ना ही कोई जानवर। मेरे वालिदैन ने मुझे सख्ती से मना किया था कि अंदर कभी मत जाना। अविनाश को ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई खतरा है। मैं तो यहाँ से रोज गुजरता हूँ और यकीन करो गोविंद, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ एक चौकीदार को देखा था। मुझे लगता है कि लोग अंदर हैं, बस हमें नजर नहीं आते। गोविंद हैरान हुआ, भाई, मैं तो कल रात भी यहाँ से गुजरा था, मुझे आज तक कोई चौकीदार नजर नहीं आया। अविनाश के जहन में अब ये बात पक्की हो चुकी थी कि उसने चौकीदार को देखा है। उसने सोचा, जो भी हो, मुझे उससे बात करनी चाहिए। आखिर वो इस वीराने में किस चीज की हिफाजत कर रहा है। इसी रात अविनाश को एक नई तरकीब सूझी। उसने फैसला किया कि वो अकेला जाएगा और गोविंद को अगले दिन बताएगा। गोविंद ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन अविनाश ने कोई कॉल नहीं उठाई। उसने खुद को तसल्ली दी, मैं जाऊंगा, चौकीदार से बात करूंगा और फौरन वापस आ जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। अविनाश अपनी स्कूटी लेकर इस वीरान रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वो कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि ये वाकई एक खंडर है। यहाँ इंसान तो क्या, परिंदे तक मौजूद नहीं थे। लेकिन वो चौकीदार कहाँ गया? टूटा हुआ गेट पार करके वो कॉलेज के अहाते में दाखिल हो गया। उसने घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। उसने जल्दी करने का सोचा, वरना अगर वालिदैन को पता चला कि वो खंडर में घूम रहा है तो आज रात की भूख हड़ताल यकीनी है। वो सोच ही रहा था कि चौकीदार कहाँ गायब हो गया, जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। शायद वो अंदर गया हो, ये ख्याल करके वो अंदर की इमारत की तरफ बढ़ा। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। उसे सीढ़ियां नजर आई और वो ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर की मंजिलों पर जा रहा था, उसे एक अजीबो गरीब नागवार बदबू आने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शय सड़ गई हो, चाहे वो जानवर हो या इंसान, वो बता नहीं सकता था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से कमरे हैं जिनके दरवाजे गायब हैं। वो चौकीदार को जोर जोर से आवाजें दे रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक और मंजिल ऊपर चढ़ने पर उसे एक वाहिद कमरा नजर आया जिसका दरवाजा बंद था।
और सबसे ज्यादा गंदी बू उसी कमरे से आ रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगा, उसे लाठी की आवाज सुनाई दी। वाज़े रहे, भारत में रात के वक्त चौकीदार लाठी जमीन पर मारकर चलते हैं ताकि सांप और कीड़े मकोड़े करीब ना आएं। कुछ का मानना है कि ऐसा करने से नफी कुव्वतें, घोस्ट्स भी दूर रहती हैं। अविनाश को यह बात लगा कि अब वो चौकीदार से मिल सकता है और इस जगह का असल राज जान सकता है। उसने लाठी की आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते वो एक तवील और तारीक गलियारे में पहुंचा। आवाज मुसलसल तेज हो रही थी। वो दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि एक चौकीदार आगे जा रहा है। वो सिर्फ उसकी पीठ देख सकता था और ये कि वो जोर जोर से लाठी मार रहा था। अविनाश ने जोर से पुकारा, अंकल जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। चौकीदार वहीं थम गया लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। वो उसके करीब पहुंचा और बोला, आप यहाँ किस चीज की निगरानी कर रहे हैं? हम तो यहाँ से रोज गुजरते हैं, कोई आता जाता नहीं है। यहाँ हिफाजत के लायक क्या है? चौकीदार ने बगैर मुड़े बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं इस इमारत की नहीं, उन चीजों की रखवाली करता हूं। अविनाश ने पूछा, कौन सी चीजों की? चौकीदार ने कहा, वो चीजें जो दिखाई नहीं देती, वो चीजें जो तुम्हारे आसपास घूम रही हैं, और मैं एक बच्चे की हिफाजत कर रहा हूं। अविनाश को लगा कि वो मजाक कर रहा है। उसने चौकीदार के कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही चौकीदार पीछे मुड़ा, अविनाश चीख मारकर नीचे गिर गया। उसने देखा कि जिससे वो इतनी देर से बात कर रहा था वो कोई इंसान नहीं था, वो महज एक कंकाल यानी स्केलेटन था। अविनाश जैसे तैसे उठा और भागने लगा। घबराहट और दहशत में वो बाहर निकलने का रास्ता भूल चुका था। भागते भागते वो आखिरकार उसी कमरे के सामने रुका जिसका दरवाजा बंद था। उसने सोचा कि मैं अंदर छुपकर गोविंद को फोन करता हूं। अविनाश उस कमरे के अंदर था और जो बदबू उसे पहले आ रही थी वो अब शदीदतर हो चुकी थी। उसने फोन निकाला तो सिग्नल नहीं था। उसने टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली तो उसके हवास गुम हो गए। जमीन पर सिर्फ और सिर्फ इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कंकालों के कब्रिस्तान के बीच में खड़ा है। वो समझ नहीं पा रहा था और खौफ से उसके पैर भी नहीं हिल रहे थे। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। अविनाश ने पीछे देखा। बालकनी में एक औरत का हयूला खड़ा था जिसकी गोद में एक शीरख्वार बच्चा था जो रो रहा था। औरत ने अविनाश को मुखातिब करके कहा, ये मेरा बेटा सालों से रो रहा है, आज तुम यहाँ आए हो, क्या तुम इसे बचा सकोगे? क्या तुम अपनी जान बचा सकोगे? मुझे डर है कि कहीं ये लोग मेरे बच्चों पर तजर्बात न करें, चीरफाड़ न करें। और ये कहकर वो अंधेरे में ओझल हो गई। अचानक अविनाश के फोन पर एक एसएमएस आया। उसे मालूम हुआ कि नेटवर्क वापस आ गया है। उसने फौरन गोविंद को फोन किया, भाई मैं इस खंडर में बुरी तरह फंस गया हूं, जल्दी आ जा। गोविंद दौड़ता हुआ ऊपर आया और जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की जो जाम हो चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला, गोविंद अंदर गया और देखा कि वाकई में हर तरफ कंकाल बिखरे हैं। गोविंद ने कहा, दोस्त तू जहां खड़ा है वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। शुक्र कर कि तेरी सांस चल रही है। जब तूने इस जगह के बारे में पूछा था तभी मैंने इंटरनेट पे तहकीक शुरू कर दी थी। हमें फौरी तौर पर निकलना होगा। अविनाश ने जाते जाते मुड़कर कॉलेज की तरफ देखा तो हर खिड़की पर कोई ना कोई कंकाल खड़ा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उन्हीं का राज है। बीच वाली खिड़की पर वही कंकाल चौकीदार खड़ा था। घर पहुंचने पर गोविंद ने सारी तहकीक की तफसीलात बताईं। ये कॉलेज सालों पहले बंद हो गया था क्योंकि यहाँ लैब में गैर मामूली, गैर कानूनी तजर्बात होते थे। वो लोग जिंदा या मुर्दा लाशें लाते थे और उन पर तजर्बे करते थे, जिससे उनकी तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो जाती थी। कानूनी हुकुमा की कार्रवाई के बाद ये बंद कर दिया गया था। बाद में मालिकों ने चौकीदार रखे पर उन्हें सख्ती से खबरदार किया गया था कि कॉलेज की इमारत के अंदर मत जाना। एक चौकीदार ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अंदर जाने की गलती की और अगली सुबह उसकी लाश मिली। उसके बाद वहां कोई चौकीदार नहीं गया। ये जगह आज भी सिर्फ नहूसत और मनहूस फजा की तरह खड़ी है।